नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण शाह। जैसा कि ये चैनल जो बनाया गया है बाबू, आप लोगों को इस पर हिंदी और बायोलॉजी का सिलेबस मिलेगा, उसमें 12th और 10th क्लास का। ठीक है, तो अगर जितने भी बच्चा क्लास 10th या 12th का हिंदी और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जो क्लास 10th के लिए जो चैनल चल रहा है, जिस पर सभी विषय पढ़ाया जाता है, वो है आरक्षण आरक्षण NSD है बाबू। एक मिनट, है ना। आरक्षण NSD है, ये पता नहीं चला होगा तो चेंज कर लेते फॉर्मेट, यानी ठीक है। तो आरक्षण NSD पर है जो क्लास 10th का चल रहा है। यहाँ ओनली फॉर बाबू क्लास 12th का हिंदी और बायोलॉजी चलेगा। ठीक है, क्लास 12th का हिंदी और कुछ चलेगा बाबू, बायोलॉजी चलेगा। तो आप अगर क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर जो 1 है बाबू, अब हम लोगों का जो चैप्टर 1 है वो क्या है, कड़बक है ना। चैप्टर 1 है जो क्या है, कड़बक है। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोईब मुहाजई कभी सोनी। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कड़बक। तो जो कड़बक के जो लेखक हैं हमारे, तो वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बानू ना हो रघुवन लोग। तो चलिए आगे बिना किसी टाइप गवाए कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुई थी, है ना। जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है बाबू, उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब कि 15वीं शताब्दी क्या होने वाला था, छोटे खत्म होने वाली थी। तो अब तब है जो उनका जन्म होता है, अनुमानतः बताया जाता है कि 1492 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला आगे कहते हैं कि इनका जो निवास स्थान था, निधन हुआ था 1548 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था, तो 1548 ईस्वी में इनका होता है जो निधन होता है। ये भी अनुमानता है छोटे, ठीक है। इनका कुछ माना जाता है अनुमानता। आगे कहते हैं कि निवास स्थान किसको कहते हैं, जहां लोग रहते हैं। तो इनका जो निवास स्थान है वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ये अमेठी है। अमेठी से अभी कौन जीतल है बाबू, तो अमेठी से है राहुल गांधी जीते हुए हैं। ठीक है, तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है जो इनका जन्म स्थान मानी जाती है। आगे कहते हैं इनका पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है ना। इनका पिता का नाम क्या है, मलिक शेख ममरेज, मलिक रज्जू अशरफ, है ना। ये जो शॉर्ट में कहा जाता है मलिक रज्जू अशरफ कहा जाता है। अगला है कि इनका जो गुरु है, गुरु का नाम है सूफी संत शेख मेहंदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनका जो गुरु थे सूफी संत शेख मेहंदी सैयद अशरफ जहांगीर थे। आगे कहते हैं कि इनका वृत्ति मतलब होता है कि अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए। इनका रहन सहन जो वेशभूषा था क्या था, तो कहते हैं आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की। इनका जो वृत्ति था ये जायस में ही रहकर, जायस एक स्थान है, वहां रह करके इन्होंने कुछ किए थे बाबू, तो किसानी का काम किए थे। बाद में शेष जीवन फकीर में निकाल दिए। फकीर मतलब है कि जो उसको घर से कोई मतलब नहीं रहता, तो शेष जीवन फकीर में निकाल दिए। बचपन में ही वो अनाथ हो गए थे, यानी उनका माता पिता का साथ छूट गया था। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए अपना बचपन बिताए। सोचो बाबू अपना जीवन कितना स्ट्रगल किए, उसके बाद भी आज मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक नाम होता है, एक औंदा है। तो कहते हैं कि जो शेष जीवन था साधुओं के साथ फकीरों के साथ बिताए भटकते हुए। आए कहते हैं व्यक्तित्व, यानी इनका विचार कैसा था, व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं। तो कहते हैं कि चेचक के कारण रूपहीन और बाईं आंख और कान से वंचित थे। सोचो कि इनका व्यक्तित्व की बात किया जाए, इनका जीवन के बारे में बात किया जाए, तो क्या होता है कि इनका जो चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे, मतलब बेकार हो गए थे। चेचक जिसको हम लोग देहात में माता जी कहते हैं, है ना। तो ये कुछ हो गए थे, रूपहीन हो गए थे। बाईं आंख और कान से भी क्या थे, वंचित थे, मतलब उतना दिखाई और सुनाई नहीं देता था। मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः शांत थे। कहते मृदुभाषी
मृदुभाषी किसको कहते हैं बाबू? तो मृदुभाषी जो बहुत अच्छा मीठी वाणी बोलता है, मानसवी, मानवता में विश्वास रखता है, सुहाता, संत। और ये क्या थे? एक संत थे। संत होता है जो सब कुछ अपना मोह माया लोभ छोड़ करके एक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। आगे कहते हैं कि कृति, यानी कृतियां मतलब होती है रचनाएं। क्या होती है? रचनाएं। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया वो होती है इनका क्या? रचना होता है छोटे। तो कहते हैं कि कृतियां पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। सुनिएगा, पद्मावत बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, तो ये सब है। आगे कहते हैं मसला, मसालनामा, है ना। उसके बाद और भी है, कहते हैं इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां उल्लेख किया गया है। तो बहुत सारे कृतियां हैं जो क्या किया गया? उल्लेख किया गया है बाबू। ठीक है, आगे देखिए, होलीनामा कई बार पूछा गया। होलीनामा है जो बहुत बार क्या किया गया है? पूछा गया है छोटे, तो ध्यान रखिएगा, होलीनामा बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखिएगा। अब हम लोग इनका बारे में इनके बीच में पढ़ते हैं कि कहानी क्या कहता है। कहते हैं कि लोक जीवन के प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर बनाकर छंदोबद्ध काव्य कथा लिखने की परिपाटी प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य से हो रही है। आगे कहते हैं कि संभव है वह संस्कृत में भी रही होगी, यानी इन्होंने है जो संस्कृत में भी कहानियां सब लिखने का काम किए थे। कहते हैं यह परिपाटी साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा और संरक्षण आगे उत्तरोत्तर से बढ़ती हुई अव्याख्या चली आई है। इसे हिंदी प्रेम खयानन काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि कड़वक शैली का निबंध ये काव्य प्राय अवधि भाषा में मिलते हैं। यहाँ से पूछे, देखिए इस सब को पढ़ने से होता है बाबू, तुम लोग को तो बोरिंग लगता होगा कि है सर ये सब कुछ ही पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसको इग्नोर कर दिया जो टीचर समझ लो कि वो कुछ नहीं फिर पढ़ाया। कहता है कि इनका जो है ये चौपाई है, दोहा है, जो कड़वक है, दो चीज से मिलकर बना है। एक मिला है कोई चीज से बाबू? चौपाई से, और एक मिला है दोहा। तो दोहा किसको कहते हैं? तो दोहा जो दो लाइन का होता है, जैसे ऐसे ऐसे लिखा रहता है, और जैसे ई में लगाया एक लाइन, इसमें लगाया दो लाइन, इसको दोहा कहते हैं। लेकिन जो चौपाई होता है छोटे, कुछ होते हैं चौपाई। तो जो चौपाई की बात किया जाए तो चौपाई जो होती है, जैसे ऐसे लिखा है एक लाइन, फिर ऐसे, फिर दो लाइन, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे करके जो लिखा रहता है उसको कुछ कहते हैं चौपाई कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे कभी बचपन में किताब पढ़ा होगा तो इन्हें ऐसे लिख देता है ना, तो जो समझ गया बाबू, तो जो ऐसे 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 और फिर इधर 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 और फिर इधर से ऐसे लिखा जाता है ना, उसको कुछ कहते हैं कि चौपाई कहा जाता है। ठीक है, आगे तो इन्होंने कहते हैं कुछ बाबू, पेन चेंज करते हैं, पता नहीं चलता। तो इन्होंने है जो कुछ लिखते हैं अवधि भाषा में मिलता है। कौन सा भाषा में लिखते हैं? अवधि भाषा। अवधि भाषा किसको कहते हैं? जो अवध में बोला जाता है उसे अवधि भाषा कहते हैं। कहता है किसानों कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रजभाषी गतिशीलता। ब्रज भाषा किसको कहते हैं? जो ब्रज में बोला जाता है उसे ब्रज भाषा कहते हैं। आगे कहते हैं कि गीतिमयता का कोमलता की तुलना कथा वृत्तियों का विवरण और विस्तार की सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम इसके साथ सूफी मत के आगमन का प्रेम ख्यालन का परंपरा की क्षमता थी। इस्लाम और इसके साथ तुवंती सूफी मत के आगमन, अच्छा सॉरी ये वाला लाइन पड़ गया आगे। अनेक मुसलमान कवि हुए जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों के सूफी प्रेम साधना के अभिप्राय से सम्मिलित काव्य के रूप में दिए हैं। कहते हैं कि जो ये कवि थे ये मुस्लिम कवि थे बाबू। प्रेम मलिक मोहम्मद जो जायसी थे ये मुस्लिम कवि थे, लेकिन फिर भी बाबू ये है जो राम के बारे में लिखते हैं, राम के बारे में पढ़ते हैं, प्रेम ख्यालन कवियां लिखते हैं, है ना, एक संत होते हैं। आगे कहते हैं कि सम्मिलित कर काव्य के रूप में मुल्ला दाऊद से लेकर जन काव्य और उससे कोई आगे तक की परंपरा अवध रूप से चलता रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा का अत्यंत कड़ी हैं। अब जो मेन बात याद रखना है, ये वाली बात याद रखना है छोटे। कौन वाली बात? ये वाली बात। तो और इसको जूम करते हैं, नहीं पता चला है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
कहता है जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, माता प्रसाद गुप्त आदि के अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथ के नाम से संपादित है। कहते हैं कि जायसी जी के द्वारा अनेक जायसी ग्रंथावली लिखा है जो अलग अलग द्वारा, यानी डॉक्टर शुक्ला यानी रामचंद्र डॉक्टर शुक्ल द्वारा, रामचंद्र द्वारा डॉक्टर शुक्ल प्रसाद द्वारा जो है उसे क्या गया था, भाषांतरित किया गया था। आगे कहते हैं कि जायसी की उज्ज्वल अमर कृति के आधार पर उनका महान कथा काव्य पद्मावत, अब है जो इनका सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो था कौन सा बाबू, पद्मावत। याद रखना, नोट करना, सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ था, पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा था। उसमें क्या था, तो चित्तौड़गढ़ के नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती की कौजी थी, प्रेम कथा थे। पद्मावती पर एक कहानी भी बना, देखना जा करके, मूवी बना, मतलब आगे कहते हैं कि प्रेम कथा था। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने इस कहानी से जुड़ जाने का अंततः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों का स्वयं कवि का रचनात्मक कल्पना किए हैं। आगे कहते हैं यहाँ सब्जेक्टिव बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि थे। प्रेम के पीर कवि किसको कहते हैं, कि जो प्रेम में वेदना सहता है उसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर कवि हैं। और तो एक जानता होगा घनानंद जी के बारे में जो 10वां पढ़ा, वो है प्रेम के पीर कवि। तो इन्हें प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। मार्मिक अंत व्यवस्था से भरा हुआ प्रेम अत्यंत व्यापक है। आगे कहते हैं कि अब देखो ई वाला जो कहानी है, ई वाला, ई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है ये वाला देखो, ये कहानी कहता है यहाँ प्रस्तुत 2 कड़बक अलग अलग संकलित है। यहाँ 2 कड़बक है, एक कड़बक दिखाते हैं बाबू, देखो एक है जो भाग 1 है ना, एक क्या है भाग 1 और एक भाग 2 है बाबू, कितना है भाग 2। तो ये 2 कड़बक है। तो इन्होंने कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत 2 कड़बक अलग अलग संकलित है। ये पद्मावती के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि के काव्य की विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच अद्वंत व्यंजना करते हैं। आगे कहते हैं कि प्रारंभिक स्तुति दंड के लिए प्रथम कड़बक में कवि एक विनम्र स्वाभाविक के साथ अपनी रूपहीनता, एक आंख के अंधेपन का प्राकृतिक दृष्टा द्वारा महिम करते हुए अपने गुणों को और हमारा ध्यान खींचते हैं। मतलब कि पहला जो कविता में है, पहला जो पंक्ति है, उसमें कवि अपने जो मलिक मोहम्मद जायसी अपने आंखों का तुलना करते हैं, अपनी आंखों के बारे में, अपनी रूपहीनता के बारे में बताते हैं, अपने अंधेपन्नों के बारे में बताते हैं। कहता है इस गुण के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकती है। कहता है कि सोचो कि इस गुण के चलते, मतलब है कि कवि में ना तो आंख था बढ़िया से, न सुनने की थी, लेकिन फिर भी पद्मावती जैसा कहानी इन्होंने लिखे, तो ये महाकाव्य है ना, ये महान व्यक्तियों का काम है। आगे कहते हैं कुछ धुआं होने के कारण आवाज बैठ रहा, बस 2 मिनट में वीडियो को खत्म करेंगे। आगे कहते हैं अंत में उपहार खंड के लिए द्वितीय कड़बक के में कवि अपने काव्य की कथा दृष्टि के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि कवि इसे रक्त की लेई लगाकर, अब दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति और नजल भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह रूपवती रानी। कहते हैं कि सोचो आज इस दुनिया में ना तो राजा रतन सेन है और ना कोई रूपवती रानी है, ना वह बुद्धिमान सुआ। कौन सुगा, एक हिमसुक के बारे में पढ़ा होगा बचपन में, कि वो सुगा जो राजा को कहा था कि इसमें जहर है, लेकिन फिर भी राजा मार दिया था उसको। तो कहते हैं वह ना बुद्धिमान सुआ और ना राघव चेतक, चेतक जो घोड़ा का नाम था, जानबे करता, याद करो, कमेंट करो कि किसका चेतक घोड़ा था। कहता अलाउद्दीन ही उनका आज नहीं रही, किंतु यश रूपी कहानी रह गई। कहते हैं कि फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू नहीं जाता। मतलब कहानी से यह बताना चाहते हैं लेखक कि देखो बाबू, दुनिया में तुम महान काम करो, अच्छा काम करो, क्योंकि दुनिया में शरीर किसी का नहीं रहता है। इतना महान महान रूपवती रानी थी पद्मावती, रतन सेन था, चेतक घोड़ा का नाम आता था, सुआ का नाम आता था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता था। क्या कुछ लेके गया दुनिया में? नहीं लेके गया।
तो वही कहता है कि जिस प्रकार से फूल झड़ जाता है लेकिन खुशबू उसका कभी नहीं जाता, जैसे गुलाब का फूल के ले लो, फूल मरुआ जाएगा लेकिन एक दिमाग में बैठा रहेगा कि इसका खुशबू ऐसा होता है ना। तो वही कहते हैं कि कभी कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, पर उनकी कृतियां सुगंध की तरह पीछे रहेगी, लेकिन उनका कृतियां रहेगा, जो उनके द्वारा रचना किया गया वो रहेगा। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे दो शब्दों का स्मरण करेगा, कभी अपने कलेजे को खून के रचे हुए काव्य के प्रति आत्मविश्वास और अत्यंत बहुलता है। कहते हैं कि देखो, किसी व्यक्ति में कुछ अवगुण हो जाने से, क्या हो जाने से बाबू, अवगुण हो जाने से उनमें गुण की कमी नहीं होती है, गुण की कमी नहीं होता है बाबू। किसी व्यक्ति में अवगुण हो गया छोटे, तो उसमें गुण की कमी नहीं होगा। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी जी आंख से अंधे हैं, है ना, आंख से अंधे हैं कि नहीं बाबू, कान से बहरा है, लेकिन फिर भी पद्मावती जैसा कहानी लिखे। तो यही बताना चाहते हैं कि किसी में कुछ अवगुण आ जाने से गुण की कमी नहीं होती है। इस पर खुद पर भरोसा रखो। ये क्यों लग रहा है कि इस वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा तो हम आगे बनाना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। मतलब हम में अभी अवगुण है, गुण आएगा, होगा ना, एक दिन बेहतर होंगे। उसी प्रकार से तुम लोग बच्चों, तुम लोग में अभी भी कमियां हैं तो अभी सुधारो। कमी हर चीज में होता है, कमी को जो सुधारता वही महान है, कमी को जो नहीं सुधारता वो महान नहीं है। तो आज इतने रह देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे कोची के बारे में बाबू, कविता के बारे में पढ़ेंगे एकदम गाना की तरह कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोईब मुहाजे कवि सोनी, चांद जैसन जग विधिया तारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझाए के नैना बाबू, उबसुआ से नखत महा। तो ऐसे करके पढ़ेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, बाय। अगर अच्छा लगता है तो बच्चों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।